2024 के चुनाव की आहट बिल्कुल साफ सुनाई देने लगी है और बरसाती मेंढकों की तरह राजनेता भी पाला बदलते हुए साफ नजर आ रहे हैं। कोई किसी पार्टी को छोड़ रहा है तो कोई किसी पार्टी का दामन थाम रहा है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें सतपाल सांगवान की, जी हां, 2 बार के पूर्व विधायक रह चुके हैं, 6 बार उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा है और आज उन्होंने कमल का फूल थाम लिया है। तो ऐसे में 2024 के चुनाव में वो भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से की बात करें तो उसको जितवाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे या फिर सतपाल सांगवान के बीजेपी में आने से कितना फायदा होगा, इसी पे हम चर्चा करेंगे। और आज चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ खास मेहमान प्रदीप कुमार जी मौजूद है। प्रदीप जी, स्वागत है आपका, बिंदास रहना। धन्यवाद अजय जी। प्रदीप जी, क्या देखते हैं जिस प्रकार से चुनावी माहौल बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, तमाम जो राजनेता हैं वो पार्टियां बदलने लगे हुए हैं और ऐसे में अब सतपाल सांगवान ने जिस प्रकार से पार्टी बदली है तो उनका कितना प्रभाव रहेगा? देखिए अजय जी, सतपाल सांगवान जी ने पहला चुनाव जो लड़ा था वो 1996 में चौधरी बंसीलाल जी की हरियाणा विकास पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा था और वो उस वक्त विजयी हुए थे जी। देखिए, सतपाल सांगवान जी किसी जमाने में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में एसडीओ के पोस्ट पे होते थे जी। वहाँ से उन्होंने, जब उनकी 5-6 साल की नौकरी बची हुई थी, वहाँ से उन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेकर के जी चुनाव से पहले, नॉमिनेशन से पहले दिन उन्होंने इस्तीफा दिया और वो 1996 में विकास पार्टी से चुनाव लड़े और वो चौधरी बंसीलाल की जब विकास पार्टी की, हरियाणा विकास पार्टी की सरकार आई तो चौधरी बंसीलाल जी की लहर में वो विधायक बने दादरी से। उसके बाद वो बार बार पार्टियां बदलते रहे। वो उसके बाद वो उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस से चुनाव लड़ा 2009 में और वो विजयी हुए और उसके बाद उन्होंने कुलदीप बिश्नोई का साथ छोड़ करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ आ गए और वहाँ पे वो सहकारिता मंत्री बने। उसके बाद वो कांग्रेस में रहे और 2019 में जब उनको कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिली तो वो आखिरी वक्त में जननायक जनता पार्टी में शामिल हुए और उन्होंने जननायक जनता पार्टी से चुनाव लड़ा, परंतु वहाँ भी वो जीतने में कामयाब नहीं हुए। अब जैसे कि वो जननायक जनता पार्टी आज से 6 महीने पहले छोड़ चुके थे, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुला करके जननायक जनता पार्टी को छोड़ दिया था जी। और अब वो काफ़ी दिनों से किसी राजनीतिक दल की तलाश कर रहे थे अपने राजनीतिक भविष्य के लिए। तो आज उन्होंने जैसे कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, तो देखने वाली बात यह है कि उसके क्या राजनीतिक मायने हैं या कुछ और भी है, क्योंकि पिछले दिनों में उनके साथ काफ़ी कुछ विवादास्पद चीज़ें भी होती रही हैं। अब पता नहीं वो किस कारण से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है उन्होंने, ये तो आने वाला समय बताएगा। बाकी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनका कोई ज़्यादा सा भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पता नहीं होगा या ना होगा, पर मुझे नहीं लगता कि होगा जी। प्रदीप जी, एक बात और जानना चाहेंगे कि दादरी के इलाके की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर किसानों का इलाका है और किसान पहले से ये ऐलान कर चुके हैं कि वो बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का विरोध करेंगे। तो ऐसे में सतपाल सांगवान, क्या लगता है उस विरोध की लहर को रोक पाएंगे? देखिए धर्मेंद्र जी, इस मामले में मुझे राजनीतिक कम और व्यक्तिगत कारण ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। पिछले दिनों में सतपाल सांगवान जी के दामाद जो कि एक IAS अफसर हैं, वो किसी भ्रष्टाचार के मामले में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और वो उनको शायद जेल में भी जाना पड़ा था। मुझे लगता है कि वो कई निजी कारणों से भारतीय जनता पार्टी में ना गए हों, क्योंकि जो दादरी, बाडड़ा और भिवानी का जो इलाका है वो किसान आंदोलन में, वो हमेशा से ही किसान आंदोलन का गढ़ रहा है। वहाँ पे वर्तमान हालात में मुझे नहीं समझ लगता कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा, क्योंकि वहाँ से जो वर्तमान में विधायक हैं दादरी से, सोमवीर सांगवान, वो निर्दलीय, वैसे तो निर्दलीय विधायक हैं, परंतु उनका भी भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने समर्थन किया हुआ है। वहाँ से उन्हीं के इलाके से आती हैं जो भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष हैं, वो भी उसी इलाके से हैं। शायद वो टिकट के लिए तो वो इतना नहीं होगा, मुझे लगता है वो निजी कारणों से भारतीय जनता पार्टी को में ज़्यादा उनका रुझान रहा है।
जी प्रदीप जी, वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की तरफ से राजनीतिक सफर शुरू करने की, तो जैसा कि आपने जिक्र भी किया है, यहाँ पे सोमवीर सांगवान पहले से ही बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके बारे में भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में शायद वो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारी या दावेदारी जताएं। वहीं अगर हम बबीता फोगाट की बात करें, वो पहला चुनाव बीजेपी से लड़ चुके हैं और एक बार फिर उसी दौड़ में हैं। वहीं अगर हम बीजेपी की जिला अध्यक्ष की बात करें तो वो भी चुनाव की दौड़ में है, टिकट की दौड़ में है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि सतपाल सांगवान के लिए वहां पर मुसीबत खड़ी हो सकती है? देखिए अजय जी, जहाँ तक आपने कहा कि मुसीबत खड़ी हो सकती है, सतपाल सांगवान जी हर राजनीतिक दल में रह चुके हैं। वो कांग्रेस में भी रहे हैं, उससे पहले वो हरियाणा विकास पार्टी में रहे हैं, उसके बाद वो हरियाणा जनहित कांग्रेस में गए, फिर वो जेजेपी में गए। वो लगभग हर पार्टी में जा चुके हैं और उनका कोई लंबा चौड़ा राजनीतिक भविष्य शायद नहीं बचा है। वो तो अपने निजी कारणों से मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है इस मौके पे, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को भी किसान वर्ग में घुसने के लिए कुछ चेहरों की ज़रूरत है, जो शायद भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों में ढूंढ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि वो टिकट के लिए कहीं कोई बड़ी लंबी चौड़ी दावेदारी पेश कर पाएंगे। जी प्रदीप जी, वहीं अगर हम बात करें उनकी बीजेपी ज्वाइनिंग की, तो पिछले कई दिनों से ये कयास लगाया जा रहा था कि बीजेपी के बड़े चेहरे उनको ज्वाइनिंग दिलाने जा रहे हैं। तो कई और इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज उनको ज्वाइन करवा भी दिया और उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि अब बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा इस 2024 के चुनाव में कमल खिलाना। देखिए, बड़ी हास्यास्पद बात है कि मनोहर लाल खट्टर जी उनको ज्वाइन करवा रहे हैं, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी आज करनाल लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, लोकसभा उम्मीदवार के अतिरिक्त पार्टी में ना किसी पद पे हैं और ना ही वो संगठन में या सरकार में किसी पद पे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में मनोहर लाल जी, जैसा कि लोग दावा करते हैं सुपर चीफ मिनिस्टर हैं, वही सुपर चीफ मिनिस्टर वाली बात कर रहे हैं, जो कि राजनीतिक दलों में कभी कभी ही दिखाई पड़ता है। अब मनोहर लाल जी किस तरीके से अपने आप को शायद अभी तक मुख्यमंत्री ही समझे हुए हैं, मनोहर लाल जी अभी तक उसी तरीके से अपना कार्यक्रम करते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन प्रदीप जी, लगभग 9.5 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं और अगर हम बात करें आरएसएस की उनकी पृष्ठभूमि रही है और वहीं नरेंद्र मोदी के वो सबसे करीबियों में जाने जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो क्यों ना ज्वाइन कराए। आज के समय में अगर हरियाणा में सबसे बड़ी ताकत की अगर हम बात करें बीजेपी में या आरएसएस में, तो मनोहर लाल खट्टर से बड़ा चेहरा कौन हो सकता है? क्योंकि नायब सिंह सैनी तो अभी ताज़ा मुख्यमंत्री बने हैं, उनको तो अभी शायद इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं हो जितनी जानकारी मनोहर लाल खट्टर जी को है। नहीं, देखिए अजय जी, एक पद की गरिमा होती है। आज मनोहर लाल जी किसी पद पे नहीं है और वो प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री या पार्टी का संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा पद होता है, वो किसी भी पद पे नहीं है। इस तरीके से तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है, उस प्रदेश अध्यक्ष की ज़रूरत ही क्या है? जो नायब सिंह सैनी जी दोनों पद संभाले हुए हैं, हालांकि वो प्रदेश अध्यक्ष पद से उन्होंने अपना पद बाहर त्याग दिया था, लेकिन अभी नया प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना है कोई, तो इसलिए तो अगर मनोहर लाल खट्टर जी को ही सारे काम करने थे तो फिर क्या प्रदेश अध्यक्ष की या संगठन मंत्री की या मुख्यमंत्री बनाने की आवश्यकता क्या थी? फिर तो मनोहर लाल जी ही सारे काम कर लेते। जब ऐसा ही उनको अनुभव है या सब कुछ वही है या नरेंद्र मोदी जी की जो दोस्ती ही सब कुछ है, तो फिर मनोहर लाल जी ही रहते। आज मनोहर लाल जी को पदमुक्त करने की ज़रूरत ही क्या थी? प्रदीप जी, एक और सवाल हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे। जिस प्रकार से चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा, बिरजिंदर सिंह ने सांसद पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी के हाथ का साथ थामा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं जैसे चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार के आने से कांग्रेस पार्टी का माहौल हरियाणा में बनता हुआ नजर आया था, वहीं अब उसी को दोबारा से बीजेपी को यहाँ पे एक संजीवनी बूटी मिल जाए सतपाल सांगवान के रूप में, या फिर ये कहें कि सतपाल सांगवान के बीजेपी में जाने से कहीं ऐसा तो नहीं है एक बार फिर माहौल दोबारा फिर बीजेपी के पक्ष में पूर्ण रूप से बन जाए?
नहीं, देखिए अजय जी, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी और सतपाल सांगवान के राजनीतिक कद में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी के साथ सर छोटूराम जैसी शख्सियत के वो नाती हैं, उनकी विरासत जुड़ती है। उसके बाद चौधरी बीरेंद्र सिंह जी के पिताजी चौधरी नेकी राम जी भी चौधरी बंसीलाल जी की सरकार में रेवेन्यू मिनिस्टर रहे। उसके बाद चौधरी बीरेंद्र सिंह जी का बहुत लंबा राजनीतिक जीवन है। उन्होंने 1972 में पहला चुनाव लड़ा था, तब से लेके वो आज तक राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। वो 2 बार हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, वो 1 बार हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, वो पार्टी के संगठन में भी बहुत सारे पदों पर रहे हैं। तो सतपाल सांगवान जी के भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइन करने से मैं नहीं समझता कि बीरेंद्र सिंह जी के जाने से जो कमी हुई है वो कहीं सतपाल सांगवान जैसे लोगों के आने से पूरी हो सकती है। तो प्रदीप जी, एक बात और, हरियाणा में जो आया राम गया राम के नाम से काफ़ी सारे नेता मशहूर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सतपाल सांगवान को भी उसी श्रेणी में गिना जाए? देखिए, हरियाणा में अजय जी, आया राम गया राम की जो राजनीति है वो पहले भी बहुत रही है और आगे भी रहेगी। और इस तरीके के मेरे ख्याल से लोगों ने भी, हरियाणा प्रदेश की जनता ने भी ऐसे लोगों को स्वीकार कर लिया है। आप एक बात देखिए, आया राम गया राम जी की जो बात कर रहे हो आप, गया राम जी की जो विरासत है वो एक बहुत अच्छे तरीके से उनके पुत्र संभाले हुए हैं। उनके गयालाल जी के पुत्र हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं आज। तो मेरे ख्याल से ये बातें जो राजनीतिक दलों में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने की जो बात है, इन चीज़ों का मुझे नहीं लगता कि हरियाणा की राजनीति में कोई हरियाणा की जनता बुरा मनाती है। हरियाणा की जनता ने इस एक कटु सत्य को स्वीकार कर लिया है। जी प्रदीप जी, अंतिम प्रश्न, अगर हम बात करें बीजेपी प्रत्याशी की, तो क्या लगता है धर्मवीर सिंह को कितना फायदा होगा सतपाल सांगवान के आने से? देखिए जय जी, आज हरियाणा प्रदेश का जो राजनीतिक माहौल है, हरियाणा की जनता खुद 2 खेमों में बटी हुई है, या तो मोदी के पक्ष में है या नरेंद्र मोदी के विरोध में है। व्यक्ति आज के दिन कोई मायने नहीं रखता। यदि धर्मवीर की जगह कोई अन्य व्यक्ति उम्मीदवार होता तो भी उसको वही वोट मिलने थे, या आज धर्मवीर हैं तो भी वही वोट मिलने हैं। मुझे नहीं लगता किसी के आने से या किसी के जाने से किसी राजनीतिक दल पे कोई फर्क पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को किसी के आने से या जाने से कोई फर्क पड़ेगा। हाँ, कुछ यदि बहुत बड़े चेहरे होते हैं जिनका एक अपने फेस वैल्यू होती है, उनसे जरूर फर्क पड़ता है, परंतु सतपाल सांगवान इतना बड़ा चेहरा नहीं है। वो सभी राजनीतिक पार्टियों में रह चुके हैं और आज वो राजनीतिक तौर पे मुझे नहीं लगता कि वो कोई ज़्यादा सी बड़ी भूमिका निभा पाएंगे। जी बिल्कुल, ये थे प्रदीप कुमार जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, जिन्होंने बिल्कुल बारीकी से बताया कि सतपाल सांगवान के बीजेपी में जाने से कितना फायदा होगा। इन्होंने ये भी बताया कि सतपाल सांगवान का बीजेपी में जाने का क्या उद्देश्य है, इसके पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है, उससे भी इन्होंने पर्दा उठाने की कोशिश की है। आपको क्या लगता है सतपाल सांगवान के बीजेपी में जाने से हरियाणा में कितना फायदा होगा? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में वो मील का पत्थर साबित होंगे, या फिर भिवानी महेंद्रगढ़ सीट के ऊपर अब और ज्यादा जीत की ओर बीजेपी चली जाएगी? आपका क्या कुछ कहना है? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।